ओके। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले छोटी सी ये इसको ऊपर करूँ? नहीं नहीं, आप उंगली डालोगे तो नहीं। ऊपर रखना है तो उंगली डालो कि नहीं नीचे? तो सबने करना नहीं, नीचे ही रखिए ज़्यादा कर ये एंगल मूव करो लॉक। लाइट्स लगानी है ठीक है। लाइट्स सत्संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता प्रवचन अवतार की जय। आइए सत्संगत जी, आज हमारे बीच परमानंदीय दीदी किरण जी हीरानंदानी जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी कोच हैं। सत्संगत जी, अगर हम आमतौर पर देखते हैं तो मोस्टली हम फिजिकल प्रॉब्लम जो भी हमें आती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाके उनको बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब बात हमारे कुछ मेंटल इश्यूज आते हैं, डिप्रेशन या कुछ ऐसी बातें होती है जो हम किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते, इवन हम डॉक्टर्स के पास भी जाना नहीं पसंद करते कि नहीं मैं पागल हो रहा हूँ क्यों ऐसे डॉक्टर्स के पास जाऊंगा। मोस्टली हमारी सोच, जहां तक मैं ऐसे सोचती हूँ, तो हम जाना नहीं पसंद करते, लेकिन वो सिचुएशन हमारी लाइफ में आए ही नहीं। आज दीदी हमें उसके लिए गाइड करेंगे। तो सत्संग जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय बहन गीता जी कटारिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारी दीदी का स्वागत करेंगे शॉल पहनाते हुए। राशि दीदी भी साथ में आएंगे प्लीज। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी, बस ज्यादा टाइम नहीं, हम बहुत लेट हो चुके हैं, सीधा मैं दीदी को हैंड ओवर करती हूँ और दीदी अपना सेमिनार स्टार्ट करें। Hello, good evening everyone. Thank you so much for this wonderful welcome in this Nirankari mission. With this Nirankari mission, I have come over here with my mission also to helping the people, to serving the humanity. आज मुझे निरंकारी मिशन में बुलाया गया है मेंटल हेल्थ सेमिनार के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं निरंकारी मिशन में आई हूँ। थैंक यू सो मच निरंकारी मिशन टीम एंड फ्लाइंग विंग्स टीम। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं अभी स्टार्ट करती हूँ अपना सेमिनार। I am Kiran Hiranandani, positive psychology coach and a mental health promoter. So today we are here with mental health awareness seminar, breaking the stigma. सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, मैं कौन हूँ, who am I? I am Kiran Hiranandani. I am from Mumbai, married to Mr. Sunil Hiranandani Nakola. I have two daughters, both are special needs children. मेरी दो बेटियां हैं जिनको दोनों को प्रॉब्लम है। बड़ी वाली को मल्टीपल डिसऑर्डर है और दूसरी वाली को हियरिंग का प्रॉब्लम है। I have 22 years experience of raising special needs children. 22 साल हो गए हैं मुझे उन दोनों बच्चों के पीछे मेहनत करके, उनके पीछे जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे रेज करना है। 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे उसमें। आई एम ग्रेजुएटेड इन कॉमर्स एंड लेजिस्लेटिव लॉ। After marriage, I got connected to NGOs as I like rendering services, and I am also called a social butterfly as I love making friends. 15 साल से मैं NGO से कनेक्टेड हूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक है ऑर्फनेजेस में जाना, ओल्ड एज होम्स में जाना, सोशल सर्विस करना, और मुझे फ्रेंडशिप करना भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अकोला में और हर जगह, इसलिए मुझे सोशल बटरफ्लाई यहाँ पे बोलते हैं।
upbringing and working with my special children, I always had a desire to do something that how can I help and encourage other parents. इतने साल मेरे बच्चों के पीछे मेहनत करके कैसे उनके पीछे मैंने छोटी छोटी बातों पे क्या करना है, कैसे आगे दूसरे पेरेंट्स को एनकरेज करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि जिनके भी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हैंडीकैप होते हैं, जो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आगे हमारा कुछ फ्यूचर नहीं है इस बच्चे के साथ। इसलिए मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है, जो भगवान ने दिया है हमको कुछ से एक्सेप्ट करना है और उनके पीछे मेहनत करनी है। आप मेहनत करोगे तो उनके रिजल्ट्स भी मिलेंगे आपको। इस मिशन में मैं हूँ सब पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए। With that desire, I started studying again and now I am a positive psychology coach. मुझे था कि मुझे इन पेरेंट्स को हेल्प करना है, इसलिए मैं अभी 2 साल से साइकोलॉजी स्टडी कर रही हूँ ताकि मैं सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हो जाऊँ और अब मैं सर्टिफाइड कोच हूँ। इसलिए अब मैंने ये स्टार्ट किया है साइकोलॉजी का एंड आई एम अ मेंटल हेल्थ प्रमोटर एंड REBT एंड CBT प्रैक्टिशनर। मैं रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में भी वर्क करती हूँ और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो बच्चों के रैशनल इमोटिव बिहेवियर होते हैं उनको कैसे मॉडिफाई करना है उस पर मैं वर्क करती हूँ। आई एम अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। आई डू काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज। मैंने अभी काउंसलिंग स्टार्ट किया है जिनके भी बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिनको भी कोई डर है, एंजाइटी है, तो अब मैंने वो काउंसलिंग भी स्टार्ट किया है। और स्पेशली जिन पेरेंट्स को भी डिप्रेशन आता है, जिनके ऐसे बच्चे हो गए हैं, आई एम अ ग्रैटिट्यूड एंड होपोनोपोनो कोच। ये आपके लिए न्यू वर्ड होगा। ग्रैटिट्यूड तो आपको मालूम ही है कि हर वक्त हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें छोटी सी चीज़ के लिए भी जो भी भगवान ने हमें दिया है। और होपोनोपोनो एक न्यू हवाइन प्रैक्टिस है जिसमें आप खुद को सेल्फ हील कर सकते हो, खुद को माफ कर सकते हो। ये ऐसी मोडालिटीज़ हैं और ये कोर्स करने के बाद मेरी बहुत इच्छा थी, स्पेशली मुझे ये जेल में करना था उन कैदियों के साथ, जो मैंने अभी 2 महीने पहले जेल में उन कैदियों के साथ किया है। उनके फीडबैक्स इतने अच्छे मिले। उनको मैंने यही बोला कि आपने जो भी किया है आपको उस गिल्ट में नहीं रहना है। कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से गुस्से में आके, तो उसका उनको ना जिंदगी में पछतावा रह जाता है। उसके लिए वो बाहर कैसे आएंगे, तो वो मैं उनको टेक्निक सिखा के आई हूँ। और मैंने उनको बोला कि अगर आज आप सब लोग मिलकर सुबह को 4 बजे उठ के अगर आप वो फॉरगिवनेस टेक्निक्स करेंगे सब साथ में मिलके, तो एक हवन कुंड बन जाता है और ब्रह्मांड में आप फैलाएंगे वो चीज़, तो आपको फॉरगिवनेस मिलेगी, आप उसमें से बाहर आएंगे। सो हियर आई एम टू वर्क ऑन माई मिशन इन हेल्पिंग द पीपल एंड सर्विंग द ह्यूमैनिटी इन एवरी पॉसिबल वे। So this was my introduction. I'll start. Thank you so much for listening. Why mental health? हम सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ का क्यों सेमिनार है, क्यों डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन जितनी फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है उतनी मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। और गुड मेंटल हेल्थ इज अबाउट वेलनेस रादर देन इलनेस। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बीमारी है, अब ये वेलनेस की बात होती है यहाँ पे। आप सोचो कि हमको दांत में दर्द होता है, हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हमारे पैर में कुछ लग जाता है, हमको फ्रैक्चर हो जाता है तो हम इमीडिएटली ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं। सर्दी खांसी होती है तो हम ENT के पास जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपका बच्चा क्यों अकेले बैठा है, क्यों चुपचाप रूम में बैठा है, क्यों खाना नहीं खा रहा है, क्यों लोगों से नहीं मिलना चाहता, आखिर उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या बातें चल रही है। So we need to talk about this as it might be depression, but they feel scared to take him to psychiatrist or psychologist. लोगों को ये लगता है कि नहीं ये कुछ नहीं है, ये खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ये गंभीर रूप भी धारण कर लेता है। तो हमको जब भी पता चलता है कि बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों बिहेव कर रहा है, तो हमने डिस्कस करना चाहिए डॉक्टर के पास। मेंटल हेल्थ भी जाके हमको साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम वहाँ से निकलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। दे स्टार्ट लेबलिंग कि मेरा बच्चा पागल थोड़ी है, अरे तेरा बच्चा पागल है क्या, तो उस हॉस्पिटल में गई थी, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गई थी, साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपके बच्चे की काउंसलिंग होती है और वो डिप्रेशन में से जल्दी बाहर आता है। ये एक सोशल स्टिग्मा है
लोगों को ये टैबू लगता है साइकेट्रिस्ट के पास जाना और बताना कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है या हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों हमारे ऐसे विचार आते हैं। क्योंकि कैसा होता है कि जब ये डिप्रेशन बढ़ता है तो वो जान लेगा कि हो जाता है, सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। बट दिस इज रॉन्ग एज देयर इज अ क्योर फॉर मेंटल इलनेस इफ ट्रीटेड ऑन टाइम। अगर हमने टाइम पे उसका इलाज किया तो वो ठीक हो जाता है। अब हम बताएंगे टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं। आपने ये वर्ड्स तो सुने होंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, फोबियाज यानी डर, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें हैलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन होते हैं, ऑटिज्म, ओसीडी, इंसोम्निया। तो इसके बारे में मैं बताऊंगी कि स्ट्रेस एंजाइटी मैं बाद में लेती हूँ। पहले हमारे ब्रेन में क्या होता है कि हमको स्ट्रेस क्यों आता है, हमको डिप्रेशन क्यों आता है। हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे। अगर ये केमिकल्स बढ़ जाते हैं, हाई होते हैं, अगर उत्तेजित हो जाते हैं तो हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और अगर ये लो हो जाते हैं तो डिप्रेशन माना जाता है। तो इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये डोपामाइन एंड सेरोटोनिन लेवल्स जो होते हैं, अगर ये हाई हो गए बहुत तो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, और अगर ये लो हो गए तो हमको डिप्रेशन आएगा, हमको स्किज़ोफ्रेनिया होता है, हमको डिल्यूजन्स होते हैं, हमको एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं अगर ये केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। स्ट्रेस क्या होता है कि हम दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। एंजाइटी भी आगे बताऊंगी क्योंकि उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स हैं। फोबियाज हैं जो बच्चों के अंदर डर रहता है, वो लोग लिजर्ड से डरते हैं, कोई डॉग से डरते हैं कि कुत्ता आया। ठीक है, थोड़ा डरना ठीक है, लेकिन अगर जिस घर में कुत्ता है तो आप उस घर में जाएंगे ही नहीं क्या? ऐसा नहीं होता ना, कभी कभी मेहमान आते हैं उनको 10 दिन रहना होता है, लेकिन उस घर में जब डॉग होता है तो वो इतने रेस्टलेस हो जाते हैं, इतने ऊपर नीचे होते हैं। तो ये फोबियाज जो है ये भी एक डिसऑर्डर ही है। कोई भी चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है, डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एक डिसऑर्डर कहलाता है। और स्किज़ोफ्रेनिया, हैलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। ऑटिज्म जो होता है बच्चों में होता है। आपने देखा होगा कि कोई कोई बच्चे हैं ना एक ही एक्टिविटी में बिजी रहेंगे। वो अगर आपने कार दिया तो कार के साथ ही खेलते रहेंगे, अगर आपने उनको मोबाइल दिया तो मोबाइल में ही बिजी रहेंगे, या तो वो कोने में बैठ के हंसते रहेंगे, एक ही एक्टिविटी में बिजी रहेंगे। उसको ऑटिज्म डिसऑर्डर कहते हैं। ओसीडी में आज डिस्कस करूंगी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये बहुत सारी लेडीज में है। आप देखना कि बहुत सारे लोगों के हाथ धोने की आदत होती है, हाथ साफ होते हैं फिर भी उनको ऐसा है कि नहीं मेरे हाथ गंदे हैं, मुझे हाइजीन मेंटेन करना है, और बार बार 5-5, 10-10 मिनट में जाके हाथ धोते हैं। ये होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और चेकर्स यानी बार बार दरवाजे को जाके चेक करना कि कुंडी लगी हुई कि नहीं, दरवाजा मैंने बंद किया कि नहीं, गैस का जो स्टव है वो बंद है कि नहीं। आपके मन में बार बार वही विचार आते हैं कि नहीं वो बंद नहीं है तो मुझे वो बार बार जाके करना है। तो चेकर्स जो है ये भी जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आता है। दूसरा है डाउटर्स एंड सिनर्स और सुपरस्टिशंस। आपके ब्लाइंड बिलीव्स होते हैं कि मुझे सुबह को उठना है, नहा धो के ही, सिर पे धो के ही मुझे पूजा करनी है, लेकिन भगवान जी ऐसा नहीं बोलते हैं। आप उठो, और ज़रूरी नहीं कि मंदिर में ही पूजा करनी है, आप घर में एक कमरे में भी बैठ के उनको याद कर सकते हो। भगवान तो हर तरफ है ना, गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो कहीं पे भी बैठ के आप उनको याद कर सकते हो। तो ये भी जो सुपरस्टिशंस हैं वो ओसीडी में काउंट होते हैं। दूसरा है इंसोम्निया। इंसोम्निया मीन्स कोई इंसान को आदत होती है नींद में चलने की और नींद में बोलने की, ये भी एक डिसऑर्डर ही है। काफी लोगों को, काफी बच्चों को आदत होती है जो नींद में चलते हैं और बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये हो गए टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अब मैं बताऊंगी हैलुसिनेशंस क्या होता है। परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिम्युली। तो हैलुसिनेशंस में क्या होता है, आप देखना कि जिनकी सर्जरीज होती है, क्योंकि ये सब है ना मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पेरेंट्स के साथ, मैंने इन-लॉज के साथ। जब उनकी सर्जरीज होती है, हार्ट सर्जरी होती है, नी रिप्लेसमेंट्स होते हैं,
तो उस सर्जरी में उनको ना बहुत सारी मेडिकेशंस दी जाती हैं। तो मेडिकेशंस के उस टाइम जो है साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब वो आईसीयू में होते हैं ना, तो उनको लगता है, क्योंकि वो क्या देखते हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं और पेशेंट्स जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि जैसे मेरी मदर, उनका जब हार्ट का सर्जरी हुआ, वो आईसीयू में अकेले रहने के लिए रेडी नहीं थे। वो बोल रहे थे कि नहीं, तू अंदर ही रह आईसीयू में मेरे पास, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक गया, ये दूसरा भी गया, अब ये लोग तैयारी कर रहे हैं मुझे मारने की। और मैं बोल रही हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो डॉक्टर हैं, इलाज कर रहे हैं, देखो ये तो सिस्टर है। वो बोले कि देख, ये सिस्टर है ना जो दवाई कूट रही है ना, ये भी मुझे पॉइजन, क्योंकि उस टाइम पे उनको समझ में नहीं आता है मेडिसिन के इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। तो ऐसे टाइम में आपने क्या करना है कि अगर पेशेंट को आपकी ज़रूरत है तो आपको उनके पास ही रहना है, क्योंकि वो किसी और पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और वो इतने रेस्टलेस हो जाएंगे कि वो एक बीमारी तो है ही, उनको कार्डियक अरेस्ट होने के फिर से चांसेस होते हैं और ब्रेन पर भी असर होता है। तो ये एक टेम्पररी होता है। आपने एक मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें वो हर वक्त उसको लगता था कि गांधी जी हैं, वो उनसे बात करता रहता था। तो किसी को आदत होती है, वो इंसान होता नहीं है, लेकिन आप उस इंसान से बात करते हो, आपको लगता है कि वो सामने है। आपने ओल्ड एज में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग को बोलते हैं कि मुझे ये दिखता है, हमको नहीं दिखता है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, वो मेरे साथ बात कर रहा है, मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं। तो ये हेलुसिनेशंस होते हैं। दूसरे हैं इल्यूजन, जिसमें आवाजें नहीं होती हैं लेकिन उनको सुनाई देती है। वो बोलते हैं कि नहीं देखो, घोड़े भाग रहे हैं, नहीं हमको ये आवाजें आती, देखो ढोल ताशे बज रहे हैं, हमको तो कुछ आवाजें नहीं आती, देखो मुझे कोई मारने आ रहा है, देखो देखो ऐसी आवाजें आ रही। तो ये होते हैं इल्यूजन्स, जो फॉल्स परसेप्शन होते हैं, जो रियल में नहीं होते। दूसरे हैं डिल्यूजन्स, जो फॉल्स एंड अनशेकेबल, जो फिक्स बिलीफ होते हैं, उन्होंने फिक्स करके रखा है कि ये डिल्यूजन जो है वो वैसा सही है उनके लिए। तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है? पर्सन बिलीव्स समवन वांट्स टू हार्म मी। इंसान को ऐसा लगता है कि ये जो मेरा पड़ोसी है ना, वो मेरा भला नहीं चाहता है और वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसके मन में आप कितना भी बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो समझता है कि नहीं, ये जो है वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। वो एक डिल्यूजन होता है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, जिसमें ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर एवरीथिंग। बहुत सारे लोगों को होता है कि जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मेरी गलती की वजह से। हर तरफ वो खुद को ब्लेम करते हैं। पूरी फैमिली में अगर कहीं पे भी दो लोग दुखी होते हैं, अगर कोई लड़ते हैं, तो उनको लगता है मेरी वजह से, तो वो अननेसेसरी खुद को ब्लेम करते हैं हर चीज के लिए। तीसरा आता है डिल्यूजन ऑफ लव, लव विद अ सेलिब्रिटी। अगर कोई ऑटो रिक्शा वाला या बस ड्राइवर, उनको ऐसा होता है कि वो किससे प्यार करते हैं, जो फॉरेन में सेलिब्रिटीज हैं, उनको उससे प्यार हो जाता है सेलिब्रिटीज से, और वो जिंदगी भर शादी नहीं करते। उनको लगता है कि मैं तो उससे ही प्यार करता हूँ। वो एक डिल्यूजन होता है जो सच में होता ही नहीं है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है कि जिसमें इंसान को लगता है आई एम द ओनली किंग, मैं ही राजा हूँ और तुम सब प्रजा हो, मैं जैसा बोलूँगा वैसा ही होगा, तुम सब मेरी प्रजा हो। उसको हर वक्त लगता है कि मैं ही राजा हूँ। डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, इनफिडिलिटी मीन्स कैसा होता है कि डाउटिंग ऑन स्पाउस। आजकल अगर इतने डाउट्स चलते हैं कि हस्बैंड को वाइफ पे डाउट होता है कि वो मोबाइल में किसी के साथ तो नहीं है, किसी और से बात तो नहीं कर रही, वाइफ को लगता है कि हस्बैंड का। तो इसमें कैसा है कि डिल्यूजन्स होते हैं, जबकि होता नहीं है, लेकिन किसी किसी का शक ही नेचर होता है, वो हर वक्त शक करता रहता है। ये है डिल्यूजन्स ऑफ इनफिडिलिटी। अब हम बताएंगे स्ट्रेस के बारे में। हम हमेशा सुनते हैं, छोटे बच्चे भी बोलते हैं मुझे स्ट्रेस है, मुझे डिप्रेशन है, उनको तो ये वर्ड्स ही नहीं मालूम होते कि उसका मतलब क्या है, बस बड़ों का सुनते हैं और बोलते रहते हैं। तो स्ट्रेसर्स जो होते हैं, दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं। एक जो होता है स्ट्रेस जो अच्छा होता है, और दूसरा जो स्ट्रेस है वो बैड स्ट्रेस होता है। एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है जिसको यू स्ट्रेस बोलते हैं, और जो नेगेटिव स्ट्रेस है उसको डिस्ट्रेस बोलते हैं। जो एक्यूट स्ट्रेस होता है वो डिस्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस जो होता है वो इंसान को मोटिवेट करता है, फोकस इज एनर्जी, और वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है।
आप सोचो कि आप है ना एक रोलर कोस्टर राइड पे बैठते हो, आप जाते हो ये एंटरटेनमेंट फन लैंड में जाते हो, तो उसमें रोलर कोस्टर राइड होती है। आपको लगता है ना कि मैरी गो राउंड में मैं बैठूंगी, चक्कर आएंगे, उल्टी आएगी, गिर जाएंगे, ठीक है ये अंदर से है, लेकिन वो जो स्ट्रेस होता है वो एक टेम्पररी होता है। आप बैठ भी जाते हो किसी की खुशी के लिए, लेकिन आपको लगता है कि मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, मैं बहुत ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आप नीचे आ गए सेफली, तो वो कैसा स्ट्रेस था? वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस था, क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि अरे वाह मैं तो उसमें बैठ सकी, मैं तो उसमें घूम कर आई। तो ये है यूज स्ट्रेस जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और ये हमारी कोपिंग एबिलिटीज के अंदर होता है कि हाँ हम ये सहन कर सकते हैं इतना जो स्ट्रेस है। आपको लेडीज को लगता है घर में कि हमारे यहाँ 25 लोगों का खाना बनाना है, अरे मम्मी मुझे 25 लोगों का खाना बनाने का कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन आप सुबह से काम करते हैं, शाम तक करते हैं, और आपका वो स्ट्रेस क्लियर हो जाता है, मेहमान भी खा के जाते हैं, आपकी वाहवाही भी करके जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि वहाँ क्या बढ़िया खाना बना था। लेकिन सुबह से जो आपने स्ट्रेस लिया था, तो वो हम बोलेंगे कि वो डिस्ट्रेस नहीं था, वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस था, और वो अच्छा स्ट्रेस उतना तो होना चाहिए जो हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। और दूसरा है कि हम देखो मूवी देखने जाते हैं, हम डरते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम खुद है, भूत आएगा, एनाकोंडा है या डायनासोर है, मेरे को खा ना जाए। तो उस टाइम पे जब आप मूवी देखते हैं तो आप कितने डरे हुए रहते हैं, आपको लगता है कि अरे तो सच में मुझे खा ना जाए। तो ये क्या है, ये जो स्ट्रेस है वो यू स्ट्रेस है, और दिस स्ट्रेस जो होता है वो हार्मफुल होता है, क्योंकि आप लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपकी एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि आपके पैल्पिटेशंस बढ़ते जाते हैं। तो ये जो स्ट्रेस होता है डिस्ट्रेस, दैट कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म, वो शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म तक चलता है। और वो जो है डिस्ट्रेस जो होता है वो हमारी कोपिंग एबिलिटीज के बाहर रहता है, जो हम सहन नहीं कर पाते, तब हमारा स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, जो हमारा जो परफॉर्मेंस भी डिक्रीज कर देता है। हम इतना स्ट्रेस लेते हैं कि वो हम कोप ही नहीं कर पाते, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। बच्चों का एग्जाम होता है तो उनको आप देखो कि जब एग्जाम होता है तो वो जो स्ट्रेस होता है उनको 2 घंटे का ही होता है, एग्जाम दे के आते हैं तो फिर वो खुश हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। इवन आप रेस में बच्चे खड़े रहते हैं तो उनके अंदर कितना स्ट्रेस होता है कि मैं फर्स्ट राउंड में, मुझे फास्ट भागना है, मुझे फास्ट भागना है। तो ये सब कैसा है, ये यू स्ट्रेस में आता है, वो स्ट्रेस है लेकिन गुड स्ट्रेस है। एंड दिस स्ट्रेस कैन लीड टू मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। अगर ये स्ट्रेस बढ़ गया तो फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन? जब हमारा ये स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जब हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है, तो बाद में क्या रूप धारण करता है वो बताओ। फिर आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं? सैडनेस, इंसान बहुत दुखी रहने लगता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, उसको जीवन में मजा ही नहीं आता, उसको लगता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं रहा मेरे लिए। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एंजॉयबल एक्टिविटीज, उसको कोई भी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं आता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, उनको भूख नहीं लगती है। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको नींद नहीं आती है। लोगों को अवॉइड करते हैं, बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, पार्टीज में जाना पसंद नहीं करते हैं, फ्रेंड्स से मिलना पसंद नहीं करते हैं, बस उनको घर पे ही रहना होता है, अकेले रहना होता है, एक रूम में रहना होता है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है। वो बहुत अच्छे रहते हैं पढ़ाई में या बहुत अच्छे स्पीकर भी रहते हैं, लेकिन जब डिप्रेशन आता है ना तब वो उनको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उनको एक फीलिंग आती है अनवर्दीनेस और गिल्ट की, कि मैं वर्दी नहीं हूँ और मुझे जीना ही नहीं चाहिए, कि लाइफ जो है मेरे लिए नहीं है, और उनके अंदर फिर सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि दिस इज द एंड, ऐसे सोचने लगते हैं। तो ये सब क्यों होते हैं, इसके रीजंस क्या हैं? आप सोचो कि बच्चे आजकल लव अफेयर्स में पढ़ते हैं तो उनके ब्रेकअप्स हो जाते हैं, तो जब ब्रेकअप होता है ना तब बहुत दुखी हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब इसके बगैर तो मैं जी नहीं सकता। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे को सपोर्ट करना है। आप उसको बोलो कि हर एक डिसीजन में हम आपके साथ हैं, आप मत डरो, क्योंकि नहीं तो वो कैसा है कि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, फैमिली सपोर्ट नहीं करेंगे, देन दे विल एंड अप टू डिप्रेशन।
दूसरा है लॉस ऑफ अ पर्सन ड्यू टू अनटाइमली डिमाइज। कभी कभी छोटी उम्र में डेथ हो जाती है। एक कपल मुझे याद आता है कि मैं कॉलेज में थी और मेरी एक फ्रेंड थी, उनका बहुत लव था आपस में और उसका जो फियांसी था, उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो इतनी डिप्रेस हो गई थी, उसको लग रहा था कि अब मुझे भी नहीं जीना है, कि मेरी भी लाइफ खत्म हो गई। इसका एग्जाम्पल मैं अभी लेटेस्ट उनका दूंगी, जो ये एक्टर थे, सेलिब्रिटी थे, सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज गिल। लेकिन शहनाज गिल ने, आप देखो, सोशल सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद शहनाज ने क्या किया, उसने सोशल मीडिया से कट ऑफ हो गई, वो अकेली रही, लेकिन उसने खुद को इंट्रोस्पेक्ट किया, खुद को समझाया कि उस इंसान की जर्नी खत्म हो गई है, लेकिन मेरी तो जर्नी बाकी है ना। तो आप सोचो कि क्यों डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि जब वो हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन आप, अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास इतना नॉलेज है, तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। अगर आपका EQ लेवल हाई है, बच्चे के आजकल हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के IQ लेवल पे फोकस नहीं करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट हो, हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा इमोशनली स्ट्रांग हो, ताकि लाइफ में उसको जो भी प्रॉब्लम्स है वो फेस कर सके, उसके अंदर इतना रेजिलियंस हो कि अगर प्रॉब्लम आया है, आप दुखी हुए हो, लेकिन आपको फिर से उठना है, गिव अप नहीं करना है लाइफ में। एंड वी ऑलवेज टेल आवर चाइल्ड दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। आप सोचो कि जब वो डिप्रेशन में जाते हैं, तो हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनको कैसा है कि उनको जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, और अगर बॉस से इंसल्ट कर दिया तो वो गुस्सा है, वो सहन नहीं कर पाते हैं, या रिलेटिव्स ने उनको अवॉइड किया। तो जब आपको वर्क प्लेस पे भी अवॉइड करते हैं, आपके रिलेटिव्स भी अवॉइड करने लगते हैं, आपके फ्रेंड्स भी अवॉइड करते हैं, तो उस टाइम पे आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, और बच्चे को भी समझाना चाहिए कि आप खुद को इम्प्रूव करो। ऐसा ना हो कि आप डीमोटिवेट हो जाओ। तो डिप्रेशन क्या होता है ना, डिप्रेशन इज नॉट अ चॉइस, वो किसी के हाथ में नहीं होता, क्योंकि आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं कि आप इतना लो फील करते हैं और सब इतने इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए वो लैंड अप करते हैं डिप्रेशन पे। एंड इट इज एन इलनेस विच इज रियल। वो आपको समझना चाहिए कि सच में है, और सच में वो डिप्रेशन में है, और उसको हेल्प करो, उसको मोटिवेट करो, उसके साथ रहो, उसको बाहर निकालो, साथ पॉजिटिव पीपल के साथ रखो, तभी वो डिप्रेशन से बाहर आएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे। ये तो आपने समझ लें कि क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं। अभी हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ बेटरमेंट ऑफ लाइफ, कि हमको लाइफ कैसे जीनी है, उसके कुछ रूल्स हैं। रूल 1, कोई आ जाए सामने, अब आइए। ये मैंने आपको हाथ में दिया, आप इसको कितना टाइम पकड़ सकते हैं? और 1 घंटा पकड़ेंगे, 2 घंटे नहीं, शायद नहीं होगा, 1 दिन, 2 दिन नहीं पकड़ सकते हैं। नहीं है पॉसिबल इतनी देर पकड़ते रहना उसको। रख दूंगी आके कहीं पे, पेन फील होगा, पेन हैवीनेस लगेगा। वेरी गुड। तो यही है एग्जाम्पल कि अगर आपने एक ग्लास है, उसको आपने कंटिन्यूसली होल्ड करके रखा है, तो ये क्या है? आप बताओ, ग्लास क्या है? आपने जो भी पकड़ के रखा है, क्या है वो? नेगेटिव थॉट्स हैं। आपने अंदर में जो भर के रखा है कि ये इंसान वैसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वही एंगर, वही एंजाइटी, वही जो दुख है, आपने वो पकड़ के रखा है। जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप खुद को ही दर्द पहुंचाएंगे। एंड मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, इफ यू होल्ड देम ऑल डे लॉन्ग, यू विल फील पैरालाइज्ड। अगर आप उस चीज को होल्ड करते ही रहेंगे, होल्ड करते ही रहेंगे, तो आप खुद पैरालाइज हो जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वही वैसे ही है कि जितना आप प्रॉब्लम्स को होल्ड करेंगे, उतना ही हैवियर होगा, उतने ही नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे और बीमारी आपको ही आने वाली है, उतना ही स्ट्रेस आएगा और आप डिप्रेशन में लैंड करेंगे। सो रिमेंबर टू पुट डाउन द ग्लास। नेक्स्ट टाइम इंटरैक्टिव होना चाहिए, आप बीच में पूछ सकते हैं।
होता है तो हमें उसको तुरंत भूल जाने का और हमें इसमें लग जाता है तो इसका मेरे मन लाख होते हैं। पहली बात तो बुरा ही क्यों लगाना, बुरा ही क्यों लगना? ठीक है, ह्यूमन इमोशंस है, आपको बुरा लगा, लेकिन आपके पास तो ज्ञान है ना, आपके पास तो नॉलेज है, आप सामने वाले के जैसे थोड़ी है। उसने तो डाल दिए, लेकिन आप वैसे नहीं ना, आप लेते क्यों है? आपके हाथ में है। अगर सामने वाले ने गाली दी तो आपको बुरा लगा, इसका मतलब आपने लिया, आप ऐसे हैं क्या? आपको लगता है कि आप ऐसे हैं? तो अभी हाँ, तो वही है ना, तो आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा और अपना रिमोट कंट्रोल जो है ना अपने हाथ में रखने का। ये हमेशा याद रखना कि किसी ने बटन दबाया और मैं वैसे नेगेटिव, वो तो जानेगा ही कि अच्छा है, इसको मैंने ट्रिगर किया, ये तो उत्तेजित हो गई, इसको तो गुस्सा आया, उसका तो काम हो गया, लेकिन अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास में रखिए। Now, second rule is mind can't differentiate between reality and imagination. माइंड को समझ में नहीं आता है कि सच क्या है और इमेजिनेशन क्या है। आप मूवीज देखने जाते हो, आप समझते हो कि आप मूवी देखते हो और आपको लगता है कि वहाँ विदाई हो रही है, तो आप क्यों रोते हो? आपके अंदर क्यों ऐसा होता है कि मेरी बेटी की विदाई हो रही है, या मैं जब विदा होके आई थी मेरी माँ रो रही थी, सब रो रहे थे, तो आप खुद क्यों रोने लगते हो? या किसी का गुजर जाता है, उसमें किसी की डेथ हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप क्यों रोते हो? तो वो जो है इमेजिनेशन। और अगर आप सोचो कि आप हॉरर मूवी देख रहे हो, हॉरर मूवी में आपको क्या लगता है? आप वो बाहर तो आके आपको नहीं खाएगा। एनाकोंडा जो है, डायनासोर मूवी जो है, जो ये भूत की मूवी देखते हो, तो आपको लगता है कि भूत आके, आप क्यों चिल्लाते हो? क्योंकि आप खुद को इमेजिन करते हो, तो वो रियल में तो है नहीं, आप उसको इमेजिन करते हो। ये मैं एक एक्टिविटी कराती हूँ। मुझे बताइए स्वीट्स के नाम, जिसके जो फेवरेट है वो बताइए। गुलाब जामुन, खसखस का हलवा, मीठा पसंद है, जलेबी, जलेबी, खसखस का हलवा। खसखस का हलवा, अरे मस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है। डोनट बोला है, अभी के बच्चे ऐसी डिशेज बोलेंगे। पीछे से और रसमलाई, अरे वाह, बासुंदी मिठाई, सब बड़े मीठे लोग अलग अलग चॉइस है सबकी। काजू कतली, अरे महंगी मिठाई। अच्छा, अच्छी बात है, बहुत खाया करो। स्वीट्स तो बता लिए, अब नमकीन भी बताइए। किसको पानी पूरी अच्छी लगती है? अरे वाह, सबके हाथ में। इमली किसको अच्छी लगती है? कितनी खट्टी रहती है नहीं इमली। पानी पूरी का पानी पीने के लिए तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते और खड़े हो जाते हैं। कोई भी डाली देखो अपोला, वो पूरी पैकी रहती है। अब मैंने आपको ये बताया, आपने अपनी फेवरेट चीजें बताई, तो आपको कैसे मुंह में पानी आ गया? आपको कैसा लगा कि आपकी खाने की इच्छा हो रही है? तो ये कैसा है कि रियल में वो चीज नहीं है, लेकिन आप उसको इमेजिन कर रहे हो और आपके मुंह में पानी आ रहा है। वैसा ही है कि दिस इज नॉट रियलिटी, दिस इज ऑल इमेजिनेशन। और इस इमेजिनेशन की वजह से क्या होता है, आपके अंदर जो कैटास्ट्रोफाइजिंग थॉट्स होते हैं, जो कैटास्ट्रोफाइजिंग थॉट्स क्या होते हैं? नेगेटिव थॉट्स। आपका बच्चा अगर फॉरेन गया है तो आपको ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, वो वहां पे अकेला कैसे रहेगा, और आप है ना एक्सट्रीम तक सोचते हैं कि नहीं उसका कुछ हो न जाए, तो आप कभी कभी बच्चों को भेजते ही नहीं है कि नहीं नहीं, अकेले कैसे रह पाएगा, वहां पे कैसे होगा इसका अकेले। दूसरा आता है कि अगर आपका बच्चा 10-15 मिनट भी लेट हो गया है तो आपके अंदर कैसे विचार आने शुरू हो जाते हैं कि कहाँ गया है, अभी तक आया नहीं, फोन पे फोन लगा है, फादर को फोन लगाओ, इधर लगाओ, अभी तक बच्चा आया नहीं है। तो ये क्या होता है? कैटास्ट्रोफाइजिंग थॉट्स। आप हमेशा वर्स्ट सोचते हो। अगर आपको एक फोन कॉल आ जाता है और आपको फोन पे आता है कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, आपकी कोई रिलेटिव का, आप ऐसे सोचते हो कि अरे
उसका फ्रैक्चर्स हो गए हैं, अब वो चल पाएगा कि नहीं, अब वो जिंदगी भर चलेगा कि नहीं, वो जिंदगी भर उठ पाएगा कि नहीं। तो ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं जिसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग थॉट्स। किसी किसी को डर भी होता है कि मैं प्लेन में ट्रैवल करूंगा और प्लेन अगर हाईजैक हो गया तो, और अगर प्लेन गिर गया तो, अगर मैं शिप में ट्रैवल करूंगा तो शिप डूब गई तो। इसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग थॉट्स। आते हैं कि नहीं वो बताओ? ऐसे थॉट्स आते हैं ना कि मैं इसमें बैठा या उसमें बैठा। अब जो आपके ऐसे थॉट्स आते हैं तो आप कभी कभी कैसे करते हो कि आप रोने बैठ जाते हो, जबकि वो हुआ नहीं होता, लेकिन आप इतना रोते हो कि आपको ऐसा लगता है कि वो रियल में हो गया है, क्योंकि आप वो इमेजिन करते हो। एंड आप सोचो कि आपकी 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 मूड कैसी होगी जब आप पहली बार अपने बच्चे को गोदी में उठाते हो। कैसे होते हो? कितने खुश होते हो जब अपने बच्चे को हाथ में उठाते हो। और अगर आप कोई ब्यूटीफुल प्लेस पे जाते हो, अगर आप स्विट्जरलैंड गए तो आपको कैसे फीलिंग आती है? बहुत बढ़िया। आपके जो अंदर इमोशंस हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, आपको खुशी होती है। तो आपने हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि कैसा है कि जैसे हमारे थॉट्स है ना, हमारे थॉट्स किस पे डिपेंड करते हैं? मूड में। हमारे थॉट्स जो है वो हमारा मूड बनाते हैं। हमारी मूड अगर अच्छी होती है वैसे हमारा बिहेवियर बनता है, और हमारा जो बिहेवियर होता है उससे हमारा फ्यूचर बनता है। इसलिए सो स्टॉप कैटास्ट्रोफाइजिंग, नेगेटिव थॉट्स मन में लाना ही नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आपने अपने ब्रेन को कैसे करके रखा है बताओ? कैसे करके रखा है? आपका ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन जो है एक बॉक्स के जैसा है। आपने उसको या तो डस्टबिन बना के रखा है, उसमें क्या क्या है? डस्टबिन क्यों है? क्या सेव कर रहे हो? नेगेटिव थॉट्स और एंगर, जेलसी, कंपटीशन। तो वो सब कैसा है? वो आगे नेगेटिव थॉट्स। तो वो जो है आपने क्या किया है, अपने ब्रेन को एक डस्टबिन बना के रखा है। और अगर आप इसको क्लियर नहीं करेंगे तो क्या होगा? डिप्रेशन। तो आपका ब्रेन को आपको क्लीन करना है। यू हैव टू क्लीन योर माइंड ब्रेन। आपको उसको डस्टबिन नहीं बनाना है। अगर आपके घर में, आपके रूम में चूहा मर जाता है तो आप क्या करते हो? उसको पड़े रहने देते हो? चूहा अगर मर गया तो क्या करोगे? उसकी स्मेल आएगी, मांस आएगी, आपको इमीडिएट लगेगा कि इसको मैं बाहर फेंकूं। वैसे ही है, आपको अपने नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर जो भरा हुआ है उसको बाहर निकालो और अपने ब्रेन को एक ज्वेलरी बॉक्स बनाओ जिसमें पॉजिटिव थॉट्स हो। ज्वेलरी बॉक्स में देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें आप सेव करके रखते हो, बैंक में भी सेव करके रखते हो सब चीजें। तो वैसे आप ज्वेलरी बॉक्स बनाओ जिसमें पॉजिटिव थॉट्स रहे। So rewire your brain and use it like a jewelry box instead of a dustbin. Next slide. ये जो एक पिक्चर्स है इसमें कोई बताएगा कि कैट नीचे जाती है कि ऊपर जाती है? आधे लोगों को लग रहा है कि ऊपर जा रही है, आधे लोगों को लग रहा है कि नीचे जा रही है। नीचे आ गया, नीचे। तो ये क्या है कि आप दोनों ही राइट हैं, दोनों ही सही है। वही है देखने का नजरिया। अगर आप उसको देखेंगे कि वो नीचे आ रही है तो वो नीचे आ रही है, अगर आप देखेंगे वो ऊपर जा रही है तो वो ऊपर जा रही है। ये हमारा परसेप्शन है, हम दुनिया को कैसे देखते हैं। अब हमारा रूल 3 बताएंगे कि हमारा माइंड जो है, माइंड इज अ प्रोजेक्टर। ये जो प्रोजेक्टर है ना यहाँ पे, ये है हमारा माइंड एंड द वर्ल्ड अराउंड यू इज इट्स प्रोजेक्शन। माइंड इज अ प्रोजेक्टर और उसके अंदर जो लाइट है, लाइट बल्ब इज द लाइट ऑफ सेल्फ, वो हमारे अंदर की लाइट है। और फिल्म इमेजेस आर द इंप्रेशंस इन द माइंड, जो हमने अपने माइंड में भर के रखा है, जो इंप्रेशंस बना के रखी है वही प्रोजेक्ट होता है यहाँ पे। तो हमको आउटसाइड वर्ल्ड जो है, ये स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है ये क्या है? बाहर की दुनिया है। तो हमारे माइंड में जो इमेजेस बने हुए हैं वही हमको बाहर दिखते हैं।
ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि माइंड इज अ प्रोजेक्टर। अब हाउस लाइफ अकॉर्डिंग टू दुर्योधन, उनसे पूछा गया दुर्योधन को कि जिंदगी कैसी है। दुर्योधन बोलता है आप जाके देख के आओ कि बाहर की जिंदगी कैसी है। उसको बोला गया तो दुर्योधन बोलता है सब बेकार है, सब खराब है, सब चोर है, सब पूरी दुनिया ही उसके लिए बुरी थी। क्यों? क्योंकि वो खुद वैसा था, उसकी संगति भी वैसी थी, उसको कंपनी भी कैसे मिली? शकुनी मामा से। तो उनके फ्रेंड सर्कल में उसके जो बंधु हो गए, उसके भाई बंधु जो हो गए, वो सब उसके बुरे ही थे। और दूसरी साइड युधिष्ठिर को भेजा गया कि आप देखो कि दुनिया कैसी है। तो वो गए और देखने के लिए बोलते सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे, क्योंकि वो खुद अच्छा था, खुद पॉजिटिव था और उसके इर्द गिर्द लोग भी बहुत अच्छे थे। जैसा वो खुद था वैसे ही जितना वो प्यार देता था आसपास वाले भी प्यार करते थे और सपोर्ट करते थे। तो इससे पता चलता है कि आपको कैसे रहना है। आपने वो एक सीरियल देखा हो, अभी आजकल वो कपिल शर्मा बहुत फेमस है, उसकी वो हमेशा देखो चुटकुले करता रहता है, हमेशा हंसाते रहता है। उसके लिए जिंदगी कितनी बहुत इजी है। वो लगता है कभी लाइफ में टेंशन लेता ही नहीं होगा, क्योंकि उसका काम है लोगों को हंसाना और हंसना। और आपने देखा वो दूसरों की उड़ाता है और अगर उसकी कोई उड़ाता है तो उसमें उसको बुरा नहीं लगता, वो उसमें भी हंसते रहता है। तो आपका नजरिया कैसा है वो हमको देखना है। अब है रूल 4, एमिगडाला हाईजैक। आपके इमोशंस हाईजैक करते हैं आपकी चॉइसेस को, और आपकी जो रैशनल थिंकिंग होती है वो बंद हो जाती है। जब आपके इमोशंस हाईजैक होते हैं तो आप रैशनली नहीं सोचते, आप इरैशनल हो जाते हैं, आपकी थिंकिंग होती ही नहीं है वैसे। अभी आप सोचो कि आपके बॉस ने, आपका जो ब्रेन है, योर ब्रेन हैज द पावर टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। एक छोटी सी बोलते हैं ना कि राई का पहाड़ बना देना, जो हिंदी में कहावत है, माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। छोटी सी बात को आप कितना बड़ा बना देते हो। होता तो कुछ नहीं है, बच्चों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई तो माँ बाप तक, पूरी फैमिली तक चली जाती है और बच्चे तो वापस बनते ही हैं, फिर से बन जाते हैं। तो आप छोटी सी बात के लिए आप कितना उसको इश्यू बना देते हो। इवन तो फ्रेंड्स हैं, घर में देवरानियाँ हैं, हस्बैंड वाइफ है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है आपस में इश्यू करो, उसको फैमिली इश्यू मत बनाओ, उसको सोशल इश्यू मत बनाओ, आपस में रिजॉल्व करो। दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम है ना, तो बाहर बात जानी क्यों चाहिए? छोटी सी बात का आप बतंगड़ मत बनाओ। So your brain has the power to make a mountain of a molehill. You stop thinking in a rational way. फिर आपकी जो थिंकिंग है ना, आप बिल्कुल इरेशनल हो जाते हैं और आप कुछ भी करने लगते हो। जब आपकी इरेशनल थिंकिंग होती है, आप सोचो कि जब क्रिकेट ग्राउंड पे एक क्रिकेटर उतरता है बैटिंग के लिए, वो सोच के आता है कि मैं तो आज 6 मारूंगा, और वो चला जाता है फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाता है। अगर वो इमोशनली स्टेबल है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ गेम में होता है, लेकिन वो अगर रैशनल नहीं है तो वो क्या करेगा? बैट गुस्से में फेंक के और दूसरों को गालियाँ देके चला जाएगा। तो वो इरैशनल थिंकिंग होती है। उस टाइम पे क्या होता है कि आपके इमोशंस जो होते हैं ना, वो कंट्रोल में नहीं होते, वो हाईजैक हो जाते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है वो। इवन आपके बॉस ने अगर आपको कुछ बोला, आपको गुस्सा किया कि आपने ये काम अच्छा नहीं किया है, हमने आपको प्रोजेक्ट बोला था, आपने अपना टाइम पे क्यों नहीं किया है, या सुबह को आप टाइम पे क्यों नहीं है, 10 बजे आना था, आप 10:30 बजे क्यों आए, आपको इतना गुस्सा आता है, आप बोलोगे मुझे नौकरी करनी ही नहीं है, मैं आपसे ये नौकरी छोड़ता हूँ। क्यों? कुछ गलत तो बोला नहीं उन्होंने तो सही बोला, लेकिन आपको क्यों गुस्सा आया? क्योंकि आपके इमोशंस हाईजैक हो गए, आपकी रैशनल थिंकिंग बंद हो गई उस टाइम पर। दूसरा है गेटिंग अ फोन कॉल। ये मैंने आपको बताया कि अगर लव्ड वन जो है, अगर इमरजेंसी कॉल आता है तो आप कैसे इरैशनली सोचते हो। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये बताइए, ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है?
अब इसमें कितनों को गुड़िया दिख रही है, इसमें कितनों को ओल्ड लेडी दिख रही है, दोनों दिख रही है, यानी और किसको गुड़िया दिख रही है, गुड़िया दिख रही है, इनको गुड़िया दिख रही है, गुड़िया कि गुड़िया गुड़िया दिख रही है। तो आधे लोगों को गुड़िया दिख रही है, आधे लोगों को गुड़िया दिख रही है। ये मैं बताती हूँ कि जब आप ये देखो, इसमें आपको गुड़िया कैसे दिखेगी, जिनको गुड़िया दिखती है ना वो ठीक है, जिनको गुड़िया नहीं दिख रही वो दिखती है। ये जो है ये नीचे की चेंज है, ये लिप्स है और ये नोज है, तो ये ओल्ड लेडी है। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे, सिर्फ ये बाल है तो ये गुड़िया है, ये एक लड़की का फेस है आपको, तो दोनों ही राइट है। इसका मतलब हाँ, तो ओल्ड लेडी भी दिख रही है उसमें, गुड़िया देखो ना आप, ये देखो कि ये बाल है, आप ये फेस, ये देखो आंखें हैं, ये कान है, ये फेस है, साइड फेस है, ये गुड़िया का साइड फेस है और ये गुड़िया का फेस है। गुड़िया दिख रही है नहीं? तो और मैंने देखा कि जिसको एक चीज दिखेगी ना वो दूसरी दिखेगी नहीं, जिसको नेगेटिविटी दिखेगी उसको नेगेटिविटी दिखेगी, जिसको पॉजिटिविटी दिखेगी वो आपके ऊपर है, आप कैसे देखना चाहते हो, आपके खुद के विचार हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें गुड़िया भी है और गुड़िया भी है। नेक्स्ट, अब ये क्या दिख रहा है आपको? झरना है, कहाँ पे होता है ये? पहाड़ियों में, जंगल में, एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है। और यहाँ पे आप सोचो कि साधु, हाँ यहाँ सोचो कि यहाँ पे आपने कोई साधु चला गया तो वो क्या सोचेगा? वो बोलेगा कि वाह क्या अच्छी प्लेस है, मैं तो यहाँ पे तपस्या करूँ, मेडिटेशन करूँ, यहाँ पे बैठूँ। और यहाँ पे अगर लकड़हारा चला गया जंगल में तो क्या सोचेगा? उसको सिर्फ उसकी नजर किस में जाएगी? वो सिर्फ लकड़ियाँ ही देखेगा कि अरे यहाँ पे तो सागवान है, यहाँ पे तो ये टाइप की लकड़ियाँ हैं, वो उसको देखेगा। यहाँ पे अगर फोटोग्राफर चला गया तो उसको लगेगा कि यहाँ तो बहुत अच्छे मैं फोटोज निकाल सकता हूँ, सोशल मीडिया पे डाल सकता हूँ। और यहाँ पे कोई हंटर चला गया, शिकारी, वो अपना शिकार ढूंढेगा। यहाँ पे कोई पोएट या कवि चला गया, वो अपनी पोएम्स लिखना स्टार्ट कर देगा कि इतना अच्छा सुकून है, इतनी अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ कोई आर्टिस्ट गया तो क्या करेगा? वो अपनी पेंटिंग बनाना स्टार्ट करेगा। तो हर एक इंसान अपने तरीके से दिखेगा कि मेरा जिसमें इंटरेस्ट है मैं वही देखना चाहूँगा, और मेरा जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का मैं उसको ही देखना चाहूँगा। ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इसको कोई पहचानता है? न्यू जनरेशन वाले होंगे, बोलिए कौन है ये? क्या नाम है इनका? ये निक व्यूजेसिक है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, जिसको 2 हाथ 2 पैर नहीं है, नो लिम्स नो लिमिट्स। नो लिम्स मीन्स दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। लेकिन ये जब छोटा था तब से ही नहीं है, जब ये 10 साल का हुआ तब ये डिप्रेशन में चला गया। इसको लग रहा था कि अब मुझे जीना ही नहीं चाहिए। आप सोचो कि जिसके हाथ पैर नहीं है उसके अंदर कैसे विचार आएगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो आगे जीवन है ही नहीं, व्यर्थ है, मुझे तो जीना ही नहीं चाहिए। वो ऐसे ही सोचेगा ना कि हाथ और पैर नहीं है तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये जब 10 साल का था, ये एक मैगजीन पढ़ रहा था और उसमें एक लेख पढ़ा उसने, जिसमें एक हैंडीकैप आदमी ने ही लिखा था कि कभी भी हिम्मत नहीं आना, क्योंकि जब मैं कर सकता हूँ तो तू क्यों नहीं। तब वो उसमें एक स्पार्क जागा कि हाँ, हम उसमें लिखा हुआ था कि हर एक इंसान का कोई पर्पस होता है। आपको जीवित रखा है भगवान ने तो आपका एक पर्पस है। तो ये ढूंढने लगा कि मेरा क्या पर्पस है लाइफ में। तब से उसने सोचा कि मैं वो कर दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं किया है, जिनके हाथ भी
हैं और पैर भी हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं जो आज ये कर रहा है। वो देखो गोल्फ में खेल रहा है, वो सर्फिंग करता है, वो स्विमिंग करता है, वो स्काई डाइविंग करता है, और इतना ही नहीं, उसने शादी की है, उसके बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं उसके। तो जब ये इंसान कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं? आप सोचो कि जब मेंटल स्टेट ऑफ माइंड इज मोर इम्पॉर्टेंट, इसमें ना भले वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, लेकिन कहाँ से स्ट्रेंथ है उसको? वो मेंटली स्ट्रांग है। तो फिजिकली स्ट्रांग होने से ज़्यादा आपको मायने रखता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है आप देखो, फिर भी उसने फेस किया है और आज वो हर जगह जाता है, अपनी स्पीचेस देता है। वो सबसे बड़ा तो बेस्ट ओरेटर है कि कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, आपका पर्पस क्या है लाइफ में। और मुझे ऐसा लगता है इसके जो मैंने वीडियोस देखे, इसके जो फोटोज देखे, वो हम भी नहीं कर पाते। हमने भी नहीं किया जो इसने कर दिया है। स्काई डाइविंग कर रहा है, सर्फिंग कर रहा है, वही बहुत है, वही हम नहीं कर पाते। हमारे पार्टनर होने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए जो कार चला रही है वो लेडी कौन है? एनी गेसेस? जेसिका कॉक्स। जेसिका कॉक्स जो है उसको एक कंजेनाइटेड डिजीज है, जो बचपन से ही उसके ना हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, दोनों बाजू नहीं है। दोनों हाथ न होने के बाद भी वो लिख सकती है, वो टाइप कर सकती है, वो ड्राइविंग कर सकती है, अपने बाल बना सकती है। कैसे करती है सोचो? अपने पैरों से करती है। शी इज यूजिंग हर फीट, शी इज इंस्पायरिंग वुमेन अमंग द वर्ल्ड। और ऐसा ही नहीं, वो कार तो छोड़ो, वो एक पायलट है, वर्ल्ड की रिनाउंड पायलट है, जिसको आर्म्स नहीं है, जो प्लेन चला रही है, एरोप्लेन चला रही है, जिसके दोनों हाथ नहीं है। ये कौन है? दूसरी बताइए। एनी गेसेस फॉर दिस पर्सन? अरुणिमा सिन्हा। कौन थी ये? अरुणिमा सिन्हा कौन थी ये? इट वॉज अ जनरल कंपार्टमेंट को बता रही है। There were a lot of people but nobody intervened. एक जनरल कंपार्टमेंट में ट्रेन में सफर कर रही थी और उसको जो प्रॉब्लम आई, लेकिन किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। इट्स इन द स्पिरिट ऑफ अ प्लेयर टू नॉट लेट गो विदाउट अ फाइट। और वो हिम्मत से अपनी लड़ाई लड़ी है। There were 4 or 5 of them. उस ट्रेन में 4 की 5 आदमी थे जिन्होंने उसकी चेन खींचने की कोशिश, ये उसकी जो गोल्ड चेन पहनी हुई थी वो खींचने की कोशिश की। जब इसने उनको मना किया कि मैं ये चेन नहीं दूंगी, उनको बचाने की कोशिश की, तो दूसरे लोग भी उसको मदद करने के लिए नहीं आए और इन 4 लोगों ने उसको टन की ट्रेन में से फेंक दिया और ट्रेन उसके पैरों के ऊपर से चल गई, उसके पैर फट गए और वो पूरी रात वहीं पे ही पड़ी रही। न जाने कितनी ट्रेन आई गई, उसके पैरों के ऊपर से चली गई, लेकिन फिर भी वो जिंदा रही। और उसने वही बोला कि मैं आज जिंदा हूँ तो भगवान ने मुझे जिंदा रखा है एक पर्पस से, और भले मेरे पैर नहीं है लेकिन मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। वहाँ पे आई विल क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। वो एक फर्स्ट लेडी है, शी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट लेडी है जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, जिसके पैर नहीं। आप सोचो, ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप सोचो कि हम हमेशा फोकस करते हैं फिजिकल हेल्थ पे। ये लोग क्यों आगे बढ़े? क्योंकि ये लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग थे। फिजिकली तो देखो ना, उनके हाथ है ना पैर है, फिर भी क्यों सर्वाइव किए, क्यों इतने आगे। और हम जो नहीं कर पा रहे वो ये लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग है। आज का हमारा सेमिनार है मेंटल हेल्थ पे, तो आपको सबको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब आप अगर नाउ द फिफ्थ रूल इज चेंज एटीट्यूड चेंज लाइफ। इन सब का एटीट्यूड कैसा था? पॉजिटिव एटीट्यूड था, तभी वो ये सब कर पाए। बट यू शुड डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमेशा आपको शुक्रिया रहना चाहिए, हर एक छोटी बात के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करने का। ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैव इन लाइफ। इसका एग्जाम्पल देती हूँ एक क्रो का। एक पक्षी है, कौवा है, उसको लगता है मैं बहुत काला हूँ, वो घूमता रहता है, गुलाटियाँ मारता रहता है, कितना लाइफ एंजॉय करता है।
क्योंकि उसको लगता है कि मेरा जीवन क्या है, मैं इतना काला हूँ। उसकी नजर पड़ती है एक बतख पे, एक डक पे, कि वो कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है, और मैं इतना काला हूँ। वो कितना अच्छा पानी में तैर रही है, और मेरा जीवन देखो, वो तो कितनी सुखी है। वो उसके पास जाता है, डक बतख के पास जाता है, तो बतख उसको बोलती है कि मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरा जीवन कैसे ऐसा कोई नहीं है, मेरा रंग सफेद है और तू मुझ पर खुश हो रहा है कि मेरा जीवन अच्छा है। मैं तो सोचती हूँ कि वो तोता कितना अच्छा है, उसके देखो 2-3 कलर्स है उसके अंदर, वो कितना रंग बिरंगी, कितना अच्छा लग रहा है। फिर वो क्या करता है, कौवा जाता है तोते के पास। तोता बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन से अच्छा तो पीकॉक है, मोर है, इतने कलर्स हैं, इतना रंग बिरंगी है, उसको जू में रखा गया है, कितने लोग उसको आते हैं देखने के लिए, कितना खुशी का माहौल हो जाता है। फिर कौवा जाता है मोर के पास। मोर बोलता है कि सबसे ज्यादा दुखी तो मैं हूं, क्योंकि मेरी सुंदरता ही मुझे इस पिंजरे में लाई है। मैं इतना सुंदर हूँ इसलिए तो मुझे इस पिंजरे में रखा है, और पता नहीं कितने लोग आते हैं जाते हैं, कोई बच्चे आते हैं पत्थर मार के जाते हैं, ऐसा मेरा जीवन है। फिर कौवा सोचता है, वो बोलता है कि हम सोचते हैं तू तो आराम से फ्रीडम है, तेरे को जहाँ जाना है तो उड़ सकता है, हम तो कहीं नहीं उड़ सकते, हम तो इधर ही है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये इंसान हमसे ज्यादा खुश है, हमसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि हमको दिखता है बाहर की दुनिया दिखती है, क्योंकि हमको दिखता है कि ये इंसान हंसता है, खेलता है, तो हमको लगता है कि बहुत सुखी है, लेकिन सच में वो वैसा नहीं है। उसको लगता है कि तुम हमसे ज्यादा सुखी हो। यही स्टोरी है कि क्रो को लगता है कि मेरे से ज्यादा सुखी दूसरे लोग हैं। फिर बाद में उसको पता चलता है कि नहीं, भले मैं कैसा भी हूँ, काला हूँ, लेकिन मुझे जो फ्रीडम है वो किसी और को नहीं है। सो यू शुड जनरेट पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा पॉजिटिविटी रखो आपके अंदर, बी काइंड टू अदर्स, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। हमेशा मेडिटेशन करो, आप सुबह उठकर जल्दी भगवान का ध्यान करो, और आप खुद को पहचानो। आपको कुछ भी बात नहीं करनी है, आप एकांत में अकेले में मेडिटेशन में बैठो और सिर्फ खुद की सांसों पे ध्यान करो। वो होता है माइंडफुलनेस, कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। दूसरों की कंप्लेन मत करो, स्टॉप कंप्लेनिंग, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो तो वैसा रहेगा ही, लेकिन आपको खुद को बदलना है। आपको सामने वाले को नहीं बदलना है, आपको खुद को बदलना है। इसलिए स्टॉप कंप्लेनिंग, फॉर्म न्यू हैबिट्स। सुबह जल्दी उठना, प्रेयर करना, क्योंकि आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं थी, आपको देखकर आपके बच्चे सीखते हैं। आप जैसा करेंगे वैसा आपके बच्चे करेंगे। स्पेंड टाइम विद ऑप्टिमिस्टिक पीपल। यहाँ तो निरंकारी गवर्नमेंट के बोलने नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे सब ऑप्टिमिस्टिक है, सब पॉजिटिव ही है। आपका ग्रुप पहले से ही अच्छा है, एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ाते हैं। मैंने कल का सत्संग भी देखा, बहुत खुशी हुई कि आप बच्चों को भी बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं निरंकारी गवर्नमेंट। तो ऑलवेज बी विद ऑप्टिमिस्टिक पीपल। नोटिस व्हाट मेक्स यू हैप्पी। आप देखो कि आपकी खुशी किसमें है, आपको क्या खुशी देता है। आप ये मत सोचो कि लोग क्या बोलेंगे, लोगों का मत सोचो, आपकी खुशी देखो कि आपको खुशी, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है ना, आपको जीनी है, कोई नहीं आएगा आपको हेल्प करने के लिए। तो आपकी खुशी देखो किसमें है। और कुछ भी होता है, ट्राई टू रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। आपको पहले तो जब गुस्सा आता है तो आपका इमीडिएट रिएक्शन निकलता है, तो आप 5 मिनट उसको सुनो। आपको गुस्सा आ रहा है, आप काउंट करो 5 तक 10 तक, जब तक आपका गुस्सा शांत हो, या तो आप कुछ बोलो ही मत। आपको गुस्सा आ रहा है ना, आप चुप रहिए 5 या 10 मिनट या आधे घंटे के बाद बात कीजिए, क्योंकि तब तक आप समझेंगे कि क्या है। क्योंकि आजकल कैसा है कि बच्चों में तो और गुस्सा है, छोटे बच्चों में मैं देखती हूँ, मदर अगर थप्पड़ मारती है तो बच्चा तो 4 थप्पड़ और मारता है, हमसे ज्यादा गुस्सा उनके अंदर है। और थप्पड़ मारना ही क्योंकि वो सीखा किससे। हम बोलते हैं बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं, मोबाइल में बिजी रहते हैं, लेकिन मोबाइल देता कौन है? हम ही तो देते हैं। बच्चा रोता है तो हम मोबाइल दे देते हैं उनको हाथ में। हम कहीं पार्टीज में जाते हैं, हम डिस्टर्ब ना हो तो हम उनको मोबाइल देते हैं, और फिर पेरेंट्स मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं और बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो मोबाइल ही नहीं छोड़ रहा। सिखाया किसने उसको? तो ये सीखना है कि ट्राई टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट, एंड डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। आपके पास्ट में आपका जो भी हुआ है, जो भी बुरा हुआ है, उसको भूल जाओ। वो पूरी मेमोरीज इरेज कर दो। जो भी हुआ है आपके
आपके साथ जो भी हेल्थ इश्यूज हुए हैं या किसी ने कुछ भी बोला है, आप उसको भूल जाओ। आपको लगता है तो उस इंसान को जाके सॉरी भी बोल दो, क्योंकि सॉरी बोलने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं। और अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो आप सेल्फ फॉरगिव करो। खुद को कैसे माफ करना है उसकी टेक्निक्स है जो मैं वो प्रैक्टिस देती हूँ ना। एक हवाइन एंशिएंट हवाइन प्रैक्टिस करो, वो हम कभी एक और सेशन लेंगे उसके लिए। सो डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट, और आगे की चिंता भी मत करो। आज तो जी लो, लिव इन द प्रेजेंट हैप्पीली। आज का जीवन तो अच्छे से गुजार लो। कल किसने देखा है? किसी को मालूम है कल क्या होने वाला है? जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है। अभी कोरोना टाइम में आपने देख लिया कैसा हुआ है, इसलिए आज के लिए जियो, खुशी से जियो। अब ये बताना, ये कौन है? कौन है? हेलन केलर कौन थी? कोई बताएगा? She was a blind woman, I think so. Yeah, you're right. She was a blind woman. Yeah. और हाँ, राइटर थी। और क्या डिफॉर्मिटी थी? She maintained the language for blind people. Braille. और भी एक, हाँ, ये बच्ची बोलना चाहती है, बोलिए। ब्लाइंड लेडी, यस, वेरी गुड। और एक और डिफॉर्मिटी थी, कोई बताएगा? किसी को मालूम है क्या डिफॉर्मिटी थी? शी वॉज ब्लाइंड। हाँ बोलिए। हाँ, उसको सुनाई भी नहीं देता था। शी वॉज डेफ एंड ब्लाइंड। न उसको दिखाई देता था न उसको सुनाई देता था। आप सोचो कि उस इंसान का जीवन कैसे होगा जिसको सुनाई भी नहीं देता है और दिखाई भी नहीं देता है। तो वो तो वहीं पे ही हिम्मत हार लेगा कि अब तो मेरे लिए जीना मुश्किल है। लेकिन उसको ऐसे ट्रेन किया गया, उसको ब्रेल से उसको कैसे टाइपिंग करनी है। और ये क्या करती थी, उसके सेंसेस, जिनके ये सेंसेस वीक होते हैं ना, उनके दूसरे सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो अपने टच से पहचानती थी, अपने स्मेल से, क्योंकि हमारे जो स्मेल सेंस होता है वो सुगंध से पहचानती थी कि क्या है। और वो किसी को टच करके जानती थी। वो टच करके लोगों के मुंह पे, वो जैसे बात करते हैं, वो लिप्स पे हाथ लगा के उसको लगता था कि क्या बोलना चाहते हैं, ऐसे वो लैंग्वेज सीखती है। और एक और अच्छी राइटर है, वो क्या बोलती है देखो, often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us. हम हमेशा वही देखते हैं जो दरवाजे बंद हो चुके हैं, हमारा ध्यान वही है, लेकिन आप वो नहीं देख रहे हो कि दरवाजे कौन से खुले हैं। इसको बोलती है कि आप फोकस करते हो नेगेटिविटी पे जो आपके पास नहीं है, लेकिन आप फोकस करो कि आप क्या कर सकते हो, आप और क्या अचीव कर सकते हो। ये नहीं तो हम कैसे कर सकते हैं। और दूसरा वो बोलती है कि आई कैन सी एंड दैट इज व्हाई आई कैन बी हैप्पी। वो बोलती है कि मैं देख सकती हूँ, मैं खुश हूँ इन व्हाट यू कॉल द डार्क, जिसको आप अंधेरा बोलते हो, मैं उसमें खुश हूँ और मैं देख सकती हूँ उस अंधेरे को, क्योंकि वो आपको अंधेरा दिख रहा है लेकिन उसके लिए वो गोल्डन लाइट है, बट which to me is golden. I can see and that is why I can be happy in what you call the dark, but which to me is golden. I can see a God-made world, not a man-made world. मैं तो जो भगवान ने, जो ईश्वर ने दुनिया बनाई है वो देख सकती हूँ, जो तुम नहीं देख सकते हो। तुम जो देख रहे हो जो इंसान ने बनाई है, जो मैन मेड है, मैं तो भगवान की दुनिया देख रही हूँ। तो आप सोचो कि वो इतना सब डिफॉर्मिटीज होने के बाद भी वो कितनी खुश थी, बहुत खुश थी। वो एक ब्यूटीफुल एक फ्लावर को भी इतना अच्छे से दूर से पहचान लेती थी कि कौन सा फ्लावर, अपने टच से पहचानती थी कि क्या है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि ब्यूटी रिसाइड्स इनसाइड। आउटर ब्यूटी में कभी भी नहीं जाना, बाहर जो अट्रैक्टिव है उस ब्यूटी पे नहीं जाना, आपके अंदर की ब्यूटी को पहचाना। बाहर इंसान कैसा भी दिखता है उस पर अट्रैक्ट नहीं होगा। लुक ऑलवेज फोकस ऑन द इनर ब्यूटी। अब जो आपने सीखा कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो मैंने अदर डिसऑर्डर्स बताए, तो उसको आपको कॉम्बैट कैसे करना है। अगर आपको स्ट्रेस आता है, आपको डिप्रेशन आता है, तो उसको ओवरकम कैसे करना है। पीको ब्रीदिंग आती है। वो ब्रीदिंग ऐसी होती है कि जब आप इनहेल करते हो
तब आप माइंड पे कंसंट्रेट करोगे, और जब आप एक्सहेल करोगे आप नेवल पे कंसंट्रेट करोगे। और ये नहीं कि आप अपने सिंपल ब्रीदिंग करो, सिर्फ आप सांस लेना और सांस छोड़ना उस पर आपको कंसंट्रेट करना है। अगर आपने रोज 5 या 10 मिनट किया तो आप देखो आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और आपको योगा करना है, जो मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज, प्रेयर करनी है, मेडिटेशन करना है। आपको कभी भी डिप्रेशन आता है, आपके अंदर गलत विचार आते हैं, घबराहट हो रही है, रेस्टलेसनेस फील हो रही है, तो एक फ्रेंड को फोन करो, या तो आप जिससे बहुत क्लोज हो, आपके हस्बैंड हैं, आपके रिलेटिव हैं, जिससे आप हर एक चीज शेयर करते हो। आप उस इंसान के साथ शेयरिंग करोगे, आपकी आधी बीमारी तो वहीं भी दूर हो जाती है। मैं जब काउंसलिंग करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, लोग जब मेरे पास आते हैं तो मैं सिर्फ सुनती हूँ, वो बोलते हैं कि हम ठीक हो गए। अब मैंने तो कुछ उनको इलाज किया ही नहीं है, कुछ बताया नहीं, सिर्फ उनकी बातें सुनी है। तो क्या होता है कि उनको कोई सुनने वाला नहीं होता। काउंसलिंग में आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा कोई सुनता नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, मैं तो सिर्फ सुन ही रही हूँ, और आधी बीमारी से हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। हम अपनी बीमारी बताते हैं और हमको लगता है, डॉक्टर बोलते हैं आपको कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, वहीं पे आपकी आधी बीमारी दूर हो जाती है। और आपको रिलैक्स करना है, डिक्लटर योर नेगेटिव थॉट्स, आपके अंदर जो कचरा भरा है वो निकालना है, डस्टबिन नहीं बनाना है, उसको ज्वेलरी बॉक्स बना के रखना है, अच्छा खाना खाना है। अच्छा खाना यानी बच्चे जो है ना, वो जो आजकल पिज्जा, बर्गर, मैगी, फूड पैकेट्स वो जो खाता है वो नहीं खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाना है। जितना पौष्टिक आहार लेंगे उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपको स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि खाने का भी बहुत फर्क पड़ता है। सात्विक भोजन जितना खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। रोज सुबह को आपको 5 पॉजिटिव अफर्मेशन लिखो। आप कैसे हैं? आई एम स्ट्रॉन्ग, मुझे कोई भी तकलीफ आएगी मैं अकेले उसको सहन कर सकती हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं किसी के सामने हिचकिचाऊंगी नहीं बोलने के लिए, और मैं हर चीज कर सकती हूँ जो दूसरा नहीं कर सकता। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, ऐसे आप 5 पॉजिटिव अफर्मेशन खुद के लिए बोलेंगे, मिरर में देख के बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दीज आर पॉजिटिव अफर्मेशंस, डेली यू शुड स्पीक फॉर योरसेल्फ। देन कम्स जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या होता है? उसमें आपको ग्रैटिट्यूड देना होता है। सबसे पहले सुबह उठकर आप हाथ जोड़ के बोलिए कि आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग दिस ब्रेथ, मैं आज जिंदा हूँ उसके लिए थैंकफुल। सबसे पहले शुरुआत तो वहीं पे, मैं अभी अपनी पहली सांस ले रही हूँ उसके लिए थैंकफुल हूँ। मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ। आप देखो, आप जितने थैंकफुल होंगे आपको एविडेंस में मिलेगा। हम जितना शुक्रिया करते हैं ना, हमको डबल मिलता है। और दूसरा आता है कि आपको अच्छी नींद सोनी है, पानी, मुझे भी पानी की जरूरत पड़ेगी, हाइड्रेट रखना है आपको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट लाइन, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव इन लाइफ। आपके पास जो भी है हमेशा उसके लिए शुक्रिया अदा करते रहना। ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर। ऐसा नहीं बोलना कि ये मुझे ये नहीं मिला, मुझे भगवान ने नहीं दिया। जो कंप्लेन करते हैं ना, तो भगवान भी उनसे नाराज होते हैं। जितने आप खुश रहेंगे, जितना आप, क्योंकि हमको जो मिलता है हमको अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। आज हम बोलेंगे ना कि आज हम बोलेंगे कि मुझे ऐसा बच्चा क्यों मिला, तो क्या है, ये हमारे कर्म उसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो मुझे भगवान ने ये बच्चा दिया है। किसी के घर में कोई बोलता है कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, तो क्यों है? हमारे कर्मों के हिसाब है ना, क्लियर तो करना है ना उसके साथ, तो रोके क्यों करना? देखो तकलीफ तो आई है, प्रॉब्लम तो है, जिंदगी भर तो आपको दिया है, ये प्रसाद दिया है, अब आप उसको खुशी से लो या नाराजगी से, वो आपके हाथ में है। तो यही है कि ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ। और किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल। कोई क्वेश्चंस होंगे तो बताइए। आइए।